कर्नाटक के एक छोटे से गांव हल्दीपुर से सपनों की नगरी मुंबई में पढ़ाई करने और अपनी पहचान बनाने आई एक लड़की की बचपन में पिता का साया उठ गया। किसी तरह से मेडिकल की ट्रेनिंग ली और नर्स बनी। लोगों की सेवा में दिन रात निकालने वाली 25 साल की युवा, ईमानदार और मेहनती लड़की अरुणा शानबाग। उसने जिससे प्यार किया उसके साथ 7 फेरे लेने की तैयारी कर रही थी। मगर 27 नवंबर 1973 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से इस खूबसूरत और मेहनती लड़की के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करने वाली अरुणा का उन्हीं के अस्पताल के वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि ने बलात्कार किया। वो सिर्फ यहीं नहीं रुका, बल्कि कुत्ते के गले में बांधी जाने वाली चेन को अरुणा की गर्दन पर बांधकर उसे इतनी तेज़ी से खींचा कि अरुणा के गले की नसें दब गई। दिमाग में ऑक्सीजन और खून पहुंचाने वाली नसें ब्लॉक होने से अरुणा कोमा में चली गई। उसके बोलने सुनने की शक्ति भी हमेशा के लिए खो गई। 42 साल तक अरुणा उसी दर्द और सदमे को बर्दाश्त करती हुई कोमा में रही। आरोपी को कभी रेप की सज़ा नहीं मिली। एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बनाकर छोड़ देने वाले आरोपी सोहन लाल को सिर्फ 7 साल की सज़ा मिली। जब अरुणा ने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई तो उसे मौत भी नसीब न हो सकी। तो चलिए जानते हैं अरुण शानबाग की कहानी, जिसने दुनिया में सबसे लंबे समय तक एक जिंदा लाश बनकर जीवन काटा, जिनके संघर्ष ने हजारों लोगों का जीवन बदला। जाने आखिर क्या हुआ था 27 नवंबर की उस रात को। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 10 भाई बहनों के बड़े से परिवार में एक थी अरुणा। मात्र 10 साल की थी जब पिता चल बसे। घर के बड़े भाई बहन ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे। खुद पढ़ लिख नहीं पाए मगर बहन को आगे बढ़ाया। अरुणा को पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था, इसीलिए वह मुंबई में अपनी बड़ी बहन के पास नर्सिंग की पढ़ाई करने पहुंची। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद 1971 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में पहली नौकरी जूनियर नर्स की लगी। यहाँ एक विंग था जहाँ कुत्तों के ऊपर दवाओं के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। इसी डिपार्टमेंट में अरुणा कुत्तों को दवा देने का काम करती थी। 2 साल काम करने के दौरान इसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर से अरुणा को प्यार होता है। परिवार वालों ने दोनों की मंगनी भी करा दी थी और जनवरी 1974 में शादी होनी तय हुई। अरुणा भी अपने प्यार के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी में जुट गई। अस्पताल के इसी डिपार्टमेंट में दिहाड़ी पर साफ सफाई का काम करता था वार्ड बॉय सोहन लाल। काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि अरुणा ने सोहन लाल को कुत्तों का खाना चुराते हुए पकड़ लिया। सोहन लाल की मक्कारी से वह काफ़ी परेशान थी, शिकायत भी कर चुकी थी। दोनों में आए दिन झड़प होती रहती थी। इसी बीच एक दिन सोहन लाल की सास बीमार हुई और उसने अरुणा से छुट्टी की अपील की, मगर अरुणा ने इसे काम चोरी का बहाना समझकर सोहन लाल को फटकार लगा दी। अपनी बेइज्जती होता देख सोहन लाल ने अरुणा से बदला लेने की ठानी। वर्ष 1973 की 27 नवंबर की उसी रात को करीब 8 बजे अरुणा अपनी ड्यूटी पूरी कर यूनिफॉर्म बदलने बेसमेंट में पहुंची। वहां पहले से सोहन लाल मौजूद था। जैसे ही अरुणा कपड़े बदल रही होती है, सोहन लाल पीछे से आ जाता है। पहले वह अरुणा के साथ हाथापाई करता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसी बीच सोहन लाल अरुणा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोहन लाल के पास पहले से ही कुत्तों को बांधने वाली चैन मौजूद थी। वह उस चैन को अरुणा के गले में डाल देता है और अरुणा पर काबू पाने के लिए चैन को जोर से कसता है। इस खींचातानी में गले की चैन इतनी तेज कस जाती है कि अरुणा की गले की नसें दब जाती है, जिससे दिमाग में खून पहुंचना बंद हो जाता है। अरुणा बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि सोहन लाल ने अरुणा का बलात्कार किया और फिर वहां से भाग निकला।
करीब 10 घंटे तक अरुणा उसी अवस्था में फर्श पर पड़ी रही। सुबह जब दूसरा सफाई कर्मी वहां पहुंचा तब जाकर कहीं अरुणा को इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर को शुरुआती जांच में पता लगता है कि अरुणा पहले ही कोमा में जा चुकी है। जब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गर्दन में फंसी चेन के कारण अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बंद हो गई थी। इसका असर यह हुआ कि वह न सिर्फ कोमा में चली गई बल्कि पैरालाइज्ड भी हो गई। उसके सुनने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था। एक तरह से वह बस जिंदा लाश बनकर रह गई। अरुणा का यौन उत्पीड़न करने के बावजूद सोहनलाल के खिलाफ रेप की धाराएं नहीं लगाई गई और न ही उसे इसकी सज़ा मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहनलाल ने अरुणा का वजाइनल नहीं बल्कि एनल रेप किया था। इसीलिए उस दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन में जब अरुणा का फिंगर टेस्ट किया गया तब वह वर्जिन पाई गई। इसीलिए सोहनलाल पर रेप के चार्जेस नहीं लगाए गए। कई रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि हॉस्पिटल ने शर्मिंदगी से बचने के लिए भी एनल रेप के बारे में रिपोर्ट नहीं की। यहाँ तक कि अरुणा के मंगेतर ने भी शिकायतकर्ता बनने की हिम्मत नहीं दिखाई। अरुणा की इस हालत पर पूरा अस्पताल हैरान था। धीरे धीरे मुंबई के बाकी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों ने सुरक्षा की मांग उठाते हुए प्रदर्शन किए। जब सरकार और प्रशासन पर दबाव बना तो किसी तरह मुंबई पुलिस ने आरोपी सोहनलाल को ढूंढकर गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने सोहनलाल को अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश और अरुणा की कान की बालियां चुराने के जुर्म में सिर्फ 7 साल की सज़ा सुनाई। मगर रेप के लिए ना ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोई सेक्शन जोड़ा, न मुकदमा चला और न ही दोषी को सज़ा मिली। उधर आरोपी सोहनलाल अपनी सज़ा काटने पुणे की जेल चला गया। इधर अरुणा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों के पास कोई इलाज था ही नहीं। सिर्फ चमत्कार के इंतजार में साल बीत रहे थे। अरुणा किसी को भी पहचानने से इनकार कर देती थी। ऐसे में धीरे धीरे अरुणा के सारे रिश्ते भी उनसे दूर होते गए। वह डॉक्टर जिनसे उसकी शादी होने वाली थी उसने भी हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ ली। 5 साल बाद वह भी अरुणा को भूल गए और नई जिंदगी बसा ली। मुंबई में रहने वाली बहन ने माली हालत ठीक न होने का बात कहकर हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। उनके बाकी के भाई बहन और परिवार जो कि कर्नाटक में रहता था, शुरुआत में तो अरुणा से मिलने आते, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी जिंदा लाश से दूरी बना ली। इस तरह अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के रूम में एक बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल में रह रही अरुणा के लिए बीएमसी ने कहा कि वह उनकी वजह से हॉस्पिटल की एक बेड और रूम परमानेंट घिर गया है, तो उन्होंने अरुणा को अस्पताल से बाहर निकालने का फैसला लिया। परिवार ने गरीबी की मजबूरी बताकर रखने से इनकार कर दिया, तो अस्पताल का पूरा स्टाफ उनका परिवार बनकर बीएमसी के सामने खड़ा हो गया। आखिर में बीएमसी को झुकना पड़ा। अरुणा को उसी अस्पताल में रहने की इजाज़त मिली। हॉस्पिटल की नर्सों ने आपस में तय किया कि वह रोज़ाना उसकी ड्यूटी निभाएगी। हालांकि उन्हें यह अच्छे से पता था कि इस मरीज से उन्हें कभी फीस नहीं मिलेगी। नर्स उन्हें पाइप के जरिए खाना खिलाती, कपड़े बदलती, बेडशीट बदलती, कभी नहलाती, उनके नाखून काटती और बाल बनाती। यह तीमारदारी होती रहती थी और वक्त के साथ उनका हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ साथ परिवार जैसा रिश्ता बन गया। यहाँ तक कि 1 जून को जब अरुणा का जन्मदिन आता, उनके कमरे में एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होता। यह परंपरा पूरे 42 साल तक चलती रही। अरुणा को लता मंगेशकर के गाने बहुत पसंद थे, तो इस दिन उनके पसंद के गाने बजाए जाते, म्यूजिक सिस्टम लगाया जाता। अरुणा को फ़िश करी खाना बहुत पसंद था, तो इन दिन उन्हें फ़िश करी टेस्ट कराई जाती थी। मगर अरुणा की हालत में कोई बदलाव नहीं आया।
वह जैसे पहले दिन थी वैसे ही इतने साल रही। अरुणा भले ही चल बोल नहीं सकती थी, इशारा करने में असमर्थ थी, मगर डॉक्टरों का मानना था कि वह सब कुछ महसूस जरूर करती थी। जब कई साल बाद अरुणा की हालत बेहतर हुई तब नर्स उन्हें उस वार्ड नंबर 4 से निकालकर व्हील चेयर पर धूप दिखाने या अस्पताल घुमाने ले जाती। लोग उन्हें देखते थे। मीडिया में यह केस काफ़ी चर्चा में रहा था। सभी को अरुणा के बारे में पता था, इसीलिए अस्पताल में आने वाले दूसरे तीमारदार भी उन्हें पहचान जाते थे और उंगली से उनकी ओर इशारा करके बात करते थे। अस्पताल की नर्स बताती हैं कि अरुणा को कोमा में होते हुए भी इस बात का एहसास होता था। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें देखकर उसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं। यह सोचकर वह बेचैन हो जाती। उन्हें इस बेचैनी से बचाने के लिए उनको पब्लिक में न ले जाने का फैसला लिया। उन्हें सिर्फ रूम में रखा जाता। कभी कभार खिड़की के पर्दे खोले जाते, मगर सभी को पता था कि अरुणा को कहाँ रखा गया है, तो लोग वहाँ से भी इशारे करते। इस कारण कई बार अरुणा की हालत खराब हो गई। फिर खिड़की में भी शटर लगाने पड़े। कुछ साल और बीते। एक मीडियाकर्मी अरुणा से मिलने पहुंची। उन्होंने अस्पताल की नर्सों से बात कर अरुणा की कहानी के ऊपर एक किताब लिखी। साल 2011 में, यानी घटना के 38 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट में वह एक अर्जी दायर करती है कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जानी चाहिए। तब यूथनेसिया शब्द ज़्यादा चर्चित हुआ, जिसे मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 38 साल से कोमा में रहने वाली अरुणा तकलीफ़ में है और वह अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं सकती, इसीलिए उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर फैसला सुनाया और मर्सी किलिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस दफ़ा पहली बार यह मुद्दा उठा कि अगर कोई व्यक्ति इस हालत में है कि उसे बहुत तकलीफ़ है और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है, तो क्या उसे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर देश भर में काफ़ी बहस चली। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार दिया गया है। अगर हम किसी को मर्सी किलिंग या यूथनेसिया की परमिशन दे देते हैं तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि हम किसी को मारने के लिए नहीं कह सकते। दूसरा, अगर हम इसके लिए इजाज़त दे देते हैं तो यह आत्महत्या को लेकर जो कानून बना है उसका भी विरोध करेगा। इसीलिए अरुणा शानबाग को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट पर भी सवाल किए गए। साथ ही फैमिली की परमिशन भी चाहिए होती है, मगर उनका कोई परिवार नहीं था, सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ ही उनका परिवार था। इस बीच डॉक्टरों की रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि अरुणा कोमा में है, मगर सांसें और धड़कनें चल रही है। केस के 4 साल और बीते। 8 मई 2015 को कोमा में जाने के 42 साल बाद अरुणा को निमोनिया हुआ, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वह उसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेती है जहां उन्होंने नौकरी की, जहां उनका रेप हुआ। भयानक हादसा हुआ उसी वार्ड नंबर 4 के कमरे में, जहां वह 42 साल तक जिंदा लाश बनकर जीती रही। अरुणा की धड़कनें बंद होने के बाद अचानक से उनकी 2 रिश्तेदार आकर कहती है कि इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, जिसके बाद किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की सभी नर्स एक साथ खड़ी हुई और कहा कि हम ही इनकी रिश्तेदार हैं। 42 साल तक हमने इसकी देखभाल की है, इसीलिए इनका अंतिम संस्कार का हक भी सिर्फ हमें होना चाहिए। इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई और अंत में यह फैसला लिया गया कि रिश्तेदारों की मौजूदगी में अरुणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपनी 42 साल की मेहमान को अंतिम विदाई देने के लिए अस्पताल का पूरा स्टाफ वहां मौजूद रहा। सोहनलाल 1982 में रिहा हो गया था। उसके बाद से उसका अता पता नहीं था। अरुणा की मौत के बाद सोहनलाल को ढूंढते हुए महाराष्ट्र का एक रिपोर्टर यूपी के हापुड़ में पहुंचता है,
तो पता लगा कि वह अपनी ससुराल में रह रहा है। जेल में सजा के दौरान उसकी एक बेटी की मौत हो गई। आरोपी ने कहा कि इस हादसे ने उसे भी झकझोर दिया था। उसने हादसे की बात को स्वीकार की, पर अंत तक यही कहा कि उसने रेप नहीं किया। इसी केस के बाद भारत में पैसिफिक यूथनेसिया की इजाज़त दी गई। पैसिफिक यूथनेसिया में डॉक्टर उस मरीज़ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं जिनकी जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोमा में जा चुके या मौत की कगार पर पहुंच चुके लोगों को वसीयत के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का हक होगा। उससे सम्मान से जीने का हक है तो सम्मान से मरने का भी हक है। दोस्तों, इस कहानी में अरुणा ने दुनिया में सबसे लंबे समय एक जिंदा लाश बनकर अपना जीवन काटा, जिनके संघर्ष ने हजारों लोगों का जीवन बदला। आपकी इस कहानी में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।